पर बात करूंगा जो कि सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत और प्रकृति का त्रिगुण निरूपण पर है। सबसे पहले मैं सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत पर संक्षिप्त में बात करता हूँ। तो जब से मनुष्य ने होश पाया है, उसके जिज्ञासु मस्तिष्क ने चारों ओर की रंग बिरंगी और विचित्र दुनिया को देखकर उसे जानने और समझने का भरसक प्रयास किया है। और उसी का परिणाम है कि मनुष्य जाति ने आज इतना ज्ञान, विज्ञान और तकनीक विकसित कर पाया है। जब हमें किसी चीज़ को जानने और समझने की उत्सुकता होती है, हम प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न करना बहुत ही मौलिक बात है, और ऐसा एक मौलिक प्रश्न है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, कि इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ और इसके विकास की प्रक्रिया क्या है। तो इसके उत्तर में आधुनिक विज्ञान 1930 से वर्तमान तक लगातार नई नई सिद्धांत प्रस्तुत करता आया है, जिनमें से प्रमुख है बिग बैंग थियरी। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अन्य जो थियरी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कि बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस थियरी, स्टेडी स्टेट थियरी, प्लाज्मा यूनिवर्स थियरी, इन्फ्लेशन थियरी, क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन थियरी, मल्टीवर्स थियरी, साइक्लिक मॉडल थियरी, ये 1930 से लेकर के लगभग 2001 तक में जो है कि ये सारी थियरी प्रस्तुत की गई। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि और ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि इनमें से कोई भी जो थियरी है, सिद्धांत है, वो सृष्टि की पूर्ण व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाया है। ये इसी तरह की बात है कि जैसे कि 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट वाली कहानी है, कि 6 अंधे व्यक्ति हैं और एक हाथी है, और वो हाथी के अलग अलग जगहों को स्पर्श करके अलग अलग चीज़ों को महसूस करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ठीक उसी तरीके से ये अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, अपने अपने स्तर से उस समय की परिस्थिति को देखते हुए अपनी अपनी थियरी प्रस्तुत की, लेकिन इनमें से कोई भी जो थियरी है वो पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है सृष्टि का। जो उत्तरवर्ती सिद्धांत होता है, यानी बाद वाला जो सिद्धांत होता है, वो पहले वाले सिद्धांत के कुछ अनुत्तरित प्रश्न को उत्तर तो दे देता है, लेकिन अपने साथ कुछ नए प्रश्नों को भी जन्म देता है। तो अगर इन आधुनिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के कमियों और विसंगतियों को दूर करके हम उनका कलेक्टिव अप्रोच लें, संयोजन करें, तो वह वैदिक रश्मि सिद्धांत जो कि आचार्य अग्निव्रत नास्तिक जी ने प्रतिपादित किया है, डिकोड किया है, से कुछ संगत प्रतीत होता है। तो संक्षेप में आप इस पिक्चर में आप देखेंगे स्क्रीन पर कि मैंने एक आइसबर्ग का पिक्चर लिया है। इसमें आप देखेंगे जो ऊपर की चीज़ जो दिखती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो वही है जो आधुनिक विज्ञान हमें दिया, अभी तक हमें दिया है। जबकि वैदिक रश्मि सिद्धांत या जो वैदिक सिद्धांत है, वो पूरे के पूरी जो हिमखंड है, हिमशैल है, उसके बारे में बताता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा वैदिक सिद्धांत है वो कितना आगे की बात करता है और कितनी संपूर्णता पूर्वक बात करता है। अब इसमें मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के प्रयास किया है कि वैदिक रश्मि सिद्धांत में क्या है। तो इसमें आपके पास 3 चीज़ है, एक चेतन सत्ता, इसमें आत्मा परमात्मा है, और दूसरी प्रकृति है। तो मान लीजिए माचिस या लाइटर है, जो कि आपका प्राथमिक ओम रश्मि है, जो प्रकृति को क्या करता है, विक्षोभित करने का काम करता है। और उसके बाद आपको नई नई जो है द्रव्य और उनकी अवस्थाएं हमें प्राप्त होती जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्टोव पे पानी को गर्म करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि अगर आपने सबने घर पे इस चीज़ को देखा होगा या किया होगा कभी, कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ प्रतीत नहीं होता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं, फिर वो बुलबुले का रूप लेती हैं, फिर इसी तरीके से बाद में और भयंकर रूप लेती हैं। तो इसी तरीके से वैदिक रश्मि सिद्धांत भी है कि जो प्राथमिक ओम रश्मि है चेतन तत्व का, वो उस प्रकृति, जो मूल प्रकृति है अव्यक्त, उसमें उसको विक्षोभ पैदा करती है और फिर नए नए पदार्थ और द्रव्य उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो ये वैदिक रश्मि सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय, और आधुनिक विज्ञान की जो सिद्धांत है उनका मैंने अभी तक परिचय दिया है। अब मैं अपने दूसरे विषय पे प्रकृति का त्रिगुण निरूपण पे बात करूंगा। तो आप जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि जो प्रकृति है उसको त्रिगुणात्मक है, जिसमें कि सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण कहे जाते हैं। तो सत्व, रजस और तमस जो ये प्रकृति के 3 गुण कहे जाते हैं, या ये गुण वास्तव में हैं अथवा कुछ और हैं, इस पर आचार्य जी के ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक और वैदिक रश्मि विज्ञान में संदर्भ सहित, आर्ष ग्रंथों के संदर्भ सहित विस्तृत चर्चा की गई है। आप इन ग्रंथों का अध्ययन करें, लाभ लें। मैं यहाँ पर
सत्व रजस और तमस के बारे में जो मेरी अपनी समझ है, मैं उसके बारे में साझा करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है? सृष्टि का मूल उपादान कारक है। ठीक है, इसी से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव होता है, जब प्राथमिक रश्मि से इसका संयोग होता है। तो प्रकृति एक है, नित्य है और त्रिगुणात्मिका होती है। यह जो मूल प्रकृति है वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था, साम्यावस्था कहने का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, इनर्टनेस या डोरमेंट स्टेट को कह रहे हैं हम लोग। और चूंकि ये साम्यावस्था में होती है प्रकृति, तो इसके जितने भी लक्षण हैं वो सब अव्यक्त होते हैं और यह अमूर्त होती है, इसमें कोई फॉर्म उसमें नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पे जो त्रिगुण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकृति पदार्थ है अथवा द्रव्य है, इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए जो वैशेषिक दर्शन है, हमारे षट दर्शन है, उसमें वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि इस संसार में जो कुछ भी है, यानी जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है या जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसे जाना जा सकता है, यानी जिसको हम लोग कोई किसी प्रकार से परीक्षण से, प्रयोग से, अनुभव से जान सकते हैं, या जिसे नाम दिया जा सकता है, वे सभी के सभी पदार्थ हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत जड़ और चेतन दोनों समावित हो जाते हैं। यानी जो पदार्थ है उसके अंदर आपका जो जड़ पदार्थ हैं वो भी आ जाते हैं, और जो चेतन पदार्थ है वो भी आ जाते हैं। और द्रव्य जो है वो पदार्थ का ही एक रूप है। इसमें गुण और कर्म का ये आधार माना जाता है। इसमें परिणाम, संयोग, वियोग होता है और यह द्रवित और प्रभावित होता है। तो अब अगर इस चीज़ को हम दिमाग में रखें तो प्रकृति पदार्थ है अथवा द्रव्य, इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाता है कि मूल प्रकृति जो है तर्क से पदार्थ है, यह स्वयं परिणाम को प्राप्त नहीं होती, जबकि विकृति जो कि साम्यावस्था भंग प्रकृति है वह द्रव्य है। अब आते हैं कि सत्व, रजस और तमस प्रकृति के गुण हैं या वकन। तो अभी हमने बताया कि जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त और अमूर्त होती है। तो जो अव्यक्त है, अमूर्त है, तो सत्व, रजस और तमस जो है इसके कण या तरंग नहीं हो सकते हैं। तो फिर प्रश्न करते हैं कि इसको गुण हम कह रहे हैं, तो क्या ये मिठाई का मिठास या जल की जो शीतलता वाली जो गुण है, क्या वो उस तरह का है या कुछ और है? तो इसका उत्तर जो है हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं देंगे, बल्कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से देंगे। पहला प्रश्न है, क्या प्रकृति जो अव्यक्त है में सत्व, रज और तमोगुण परिलक्षित होते हैं? नहीं होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि यदि सत्व, रज और तम को प्रकृति आश्रित, प्रकृति यहाँ पे एक पदार्थ है, अगर उसके आश्रित सामान्य गुण माना जाए, तो प्रकृति के मूलभूत उपादान तत्व या घटक क्या होंगे? जैसे मिठाई है तो उसमें छेना है, चीनी या और भी कुछ घटक हैं। तो अगर इन सत्व, रज और तम को हम गुण मान लेंगे, तो फिर उस प्रकृति का जो उपादान घटक है, मूल तत्व है, वो क्या है? ये एक प्रश्न ये होता है। तो ये तीनों गुण हम देखते हैं कि ये तीनों जो गुण है वो मूल प्रकृति अव्यक्त जो है और अमूर्त है, वो ये धर्म या स्वभाव नहीं है प्रकृति का, बल्कि प्रकृति स्वरूप ही है। प्रकृति इन गुणों का आधार यानी आश्रय स्थल नहीं होता है, बल्कि तदात्मक या उसका स्वरूप ही है, जब वो अव्यक्त रूप में है। यहाँ पर गुण शब्द का जो है दो अर्थ लिया जाता है कि प्रकृति के मूलभूत उपादान तत्व या घटक, या फिर रेसे, जो स्ट्रैंड, एक रस्सी में बहुत सारे रेसे जो आपस में पिरोए होते हैं। तो इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, हमने कुछ इस तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है कि पदार्थ है, उसके घटक अवयव हैं और गुण विशेषता है। तो अगर मान लेते हैं कि मिठाई है तो उसके घटक में छेना, चीनी और भी अवयव आएंगे, और उसका गुण जो है मिठास है। उसी तरीके से जो मूल प्रकृति अव्यक्त है, तो उसका घटक क्या होगा? तो उसका घटक यहाँ पे मेरी समझ से जो मैं समझता हूँ वो है कि सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था में जो अक्षर पदार्थ है, जो अव्यक्त पदार्थ है, वही है उसका घटक है। और इसके विशेषता हम लोग कह सकते हैं कि मूल प्रकृति जो है एक है, नित्य है, अव्यक्त है। जबकि विकृति क्या है? जब मूल प्रकृति में प्राथमिक ओम रश्मि का संयोग हो जाता है, उससे विक्षोभ होता है, तब जाकर के इसके गुण विशेषता
सत्व, रजस और तमस जो है वो आधार और आधेय दोनों का काम करते हैं। यह मेरी अपनी समझ है, निजी समझ। यानी वहाँ पे जो है सत्व, रज और तमस गुण और गुणी दोनों का काम करते हैं। तो मूल प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं कहे जाते हैं सत्व, रजस और तमस, ना तो वो तरंग है, ना कण है, और ना ही सामान्य अर्थों में समझे जाने वाले गुण हैं। धन्यवाद।